हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल प्रश्न पत्र 2025 जारी कर दिया है। जी हाँ, कक्षा 10वीं क्लास 10 2025 एग्जाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जैक बोर्ड ने पब्लिश कर दिया है और जैक बोर्ड क्लास 10 का प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक सेट को जारी किया है। जी हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट जितने भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत जितने भी सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक सेट को जारी किया है और आप लोगों का सभी सेट का मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे करा दिया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के एग्जाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप लोग का एग्जाम में सवाल रहने वाला है ना, इसी मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न पे रहने वाला है। कई सवाल तो आपके इस मॉडल प्रश्न पत्र से रहेंगे, कई सवाल आपके एक्स्ट्रा सवाल भी रहने वाले हैं। तो आप लोगों को सभी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करना बहुत ही जरूरी है और सभी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे करा दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किया गया है जैक बोर्ड से, उसका क्लास 10 के साइंस का, विज्ञान के सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हां, साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन करा देंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले अगर देखें मेरे बच्चे, तो आप लोग का 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है और टोटल जो मार्क्स रहने वाला है 80 मार्क्स रहने वाला है। पैटर्न समझ लो, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सामान्य निर्देश सबसे पहले देखो कि इसमें जो प्रश्न पत्र में जो रहने वाला है 4 खंड रहेगा। ठीक है, कितना? 4 खंड और टोटल जो प्रश्न होंगे 46 प्रश्न होंगे, जिसमें से अगर बात करें 46 में से 30 प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि जो जिस तरीके से 2024 में एग्जाम हुआ था वैसे 2025 में एग्जाम होगा। तो 30 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है जो एक एक नंबर करेगा। और फिर खंड बी में जो है 6 क्वेश्चन रहेगा जो 2-2 अंक का रहने वाला है और खंड सी में 6 प्रश्न रहेगा जो 3-3 अंक का रहने वाला है। और फिर खंड डी में जो है इसमें 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा यानी कि लॉन्ग प्रश्न, जिसमें से 5-5 नंबर का रहने वाला है। तो इस तरीके से इतना जो टोटल प्रश्न है कितने? 46 प्रश्न। तो इस वीडियो में हम आप लोग को जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है उसका सॉल्यूशन पूरे फुल व्याख्या के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम करवा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है हिंदी और इंग्लिश से दोनों दिया गया है। तो जो बच्चे हिंदी से होंगे हिंदी वाले प्रश्न को देखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले प्रश्न को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, क्या बोला गया? उष्माशोषी अभिक्रिया इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन है कोयले का जलना, वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, श्वसन प्रक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। इसमें पूछा है कि उष्माशोषी। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसमें अगर देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। बात करेंगे कि उष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो उष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करवाने के लिए, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का यहां पे अपघटन कराया जा रहा है उष्मा को देकर के, जिससे हमारा चूना का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यही है आपका उष्माशोषी अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो क्या भूमिका है इसमें? उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, गैस को नम करना, गैस के नमी को अवशोषित करना, या फिर उत्सर्जित गैस को क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर? गैस से नमी को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले में ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, थर्ड नंबर पे कि निम्नलिखित में कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी में कौन नहीं देखा जाता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ठीक है, CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर है ना, भौतिक गुणों में संक्रमिक क्रमिकता या समान कार्यात्मक समूह। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी में कौन नहीं देखा जाता है? तो सामान्य कार्यात्मक समूह तो देखा जाता है भाई, भौतिक गुण भी होता है इसमें। ठीक है, CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर भी होता है इसमें, है ना। CH2 का अंतर होता है कि नहीं होता समजातीय श्रेणी में? आप लोग को पता होगा
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें जो एक ही जात का श्रेणी में है ना, एक ही जात का, लेकिन इसमें अंतर कितना होता है, CH2 का अंतर होता है, तो ये भी सही है। लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन ये नहीं देखा जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, कौन सा जो है द्विस्थापन अभिक्रिया इसमें आप लोगों का पूछ रहा है ना। इंग्लिश में क्या पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, किसमें द्विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है ना। तो देखिए पीबी कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके पीबी क्लोराइड और कॉपर बन जा रहा है ना, ये तो नहीं हो रहा है द्विस्थापन, एक तो विस्थापन हो रहा है इसमें। दूसरा में अगर देखिए सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बन जा रहा है और सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो हो रहा है बच्चे द्विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सोडियम के साथ जो है, सोडियम के साथ सल्फेट था, लेकिन सोडियम के साथ क्लोराइड हो गया और बेरियम के साथ सल्फेट हो गया, बेरियम के साथ सल्फेट, मतलब कि यहां पे जो विस्थापन हो रहा है दो विस्थापन हो रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका, यानी कि बी नंबर जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। बिल्कुल, जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गैसों का अनुपात गैसों का मोल अनुपात कितना होगा। तो देखिए हाइड्रोजन H2O है ना, हाइड्रोजन 2:1 है ना, 2:1 है ना, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। तो देखो बच्चों, एक जलीय घोल है जिसमें लाल लिटमस क्या हो रहा है, नीला हो रहा है, यानी कि लाल लिटमस नीला हो रहा है, मतलब कि ये क्या है, क्षारीय है, ठीक है, ये क्या है, क्षारीय है, ठीक है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है भाई, तो क्षारक करता है, तो क्षारक है। अब इसमें हम कौन सा घोल को मिला देंगे जिसमें ये उल्टा हो जाएगा, यानी नीला से लाल हो जाएगा। तो देखिए बेकिंग पाउडर तो ऑलरेडी क्षारक है, तो क्षारक में क्षारक मिलाने से तो भाई क्षारक में क्षारक मिलाएंगे तो क्षारक ना बढ़ेगा, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। चूना भी आपका क्या है, क्षारीय है, तो ये भी आपका क्षारीय प्रकृति है, ये भी आपका चेंजेस नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। अगर अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड का अगर घोल डालते हैं तो ये भी आपका क्षारीय प्रकृति है, तो ये भी आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगर हम इसमें डालते हैं इस घोल में, तो क्या होता है, ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो लाल से नीला हो रहा है ये नीला से लाल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा मेरे बच्चे राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और दूसरा घटक क्या है, ठीक है। तो देखिए सोडियम, इसमें जो है बेकिंग पाउडर का 2 घटक होता है बच्चों, याद रखिएगा, है ना। एक तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और दूसरा घटक जो है एक अम्ल होता है, दूसरा घटक जो होता है अम्ल होता है, जो कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, टार्टिक अम्ल होता है, टार्टिक एसिड होता है, याद रखिएगा। सोडियम बेकिंग पाउडर का 2 घटक, एक पहला घटक तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा घटक एक अम्ल होता है जो टार्टिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, धातुओं में खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। एकदम कक्षा 9वीं में पढ़ करके आए थे आप लोग, क्या पढ़ के आए थे कि धातुओं में जो खींच करके जो हम पतली, वैसे 10th में भी है ये, ठीक है, धातुओं को खींच करके हम पतली तार के रूप में खींचते हैं, उसको हम लोग तन्यता कहते हैं मेरे बच्चे, क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो हमें आप कमेंट करके बताना मेरे बच्चे, कमेंट करके बताना कि उसका उत्तर क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो आयनिक यौगिक सबसे पहले कहते किसको, ध्यान दो, तो आयनिक यौगिक जब धातु और अधातु के परमाणुओं के स्थानांतरण होता है ना, तो उसी को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड, ये भी तो है, ये देखिए पोटेशियम क्लोराइड, ये भी आपका आयनिक यौगिक में आ जाएगा आपका, ठीक है, आयनिक यौगिक में ये भी आ जाएगा। और अगर बात करें HCl है ना, HCl, तो ये भी आपका आयनिक यौगिक, अच्छा ये तो आपका आयनिक यौगिक में नहीं आएगा ना, अच्छा, इसमें तो कैल्शियम क्लोराइड कैसे आएगा, पोटेशियम क्लोराइड कैसे कहे, तो दोनों आ जाते हाँ, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये आपका आयनिक यौगिक में आ जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ये तो आयनिक यौगिक है, आप लोग को कई बार हम आपको जब पढ़ा रहे थे, सोडियम क्लोराइड है ना, नमक, ये भी आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा। ओ भाई यहाँ पे नहीं पूछा है आयनिक यौगिक, और हम इसमें आयनिक यौगिक ढूंढ रहे, तभी ना बार बार इसमें गलती हो रहा है
आयनिक यौगिक यहाँ पे ये वाला है और ये वाला आपका आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक है कौन सा? नहीं, तो ये दोनों नहीं है, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और हम ढूंढ रहे हैं आयनिक यौगिक कौन है, वही देख रहे भाई कैल्शियम क्लोराइड तो है, लेकिन कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सोडियम क्लोराइड भी आयनिक यौगिक है, लेकिन ये दोनों जो है ना, दूसरा और तीसरा, ये आयनिक यौगिक नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने ध्यान से नहीं देखा था। आगे देखो 10 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में माइनस यानी सॉरी ये क्या है, OH का कार्यात्मक समूह है, ठीक है। तो OH कार्यात्मक समूह किस में होता है बच्चों? तो ये एल्कोहल में होता है, आप लोग को हम बताए भी थे, है ना। एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल में OH समूह होता है, ठीक है, OH, ठीक है। तो एल्कोहल, जिसको अगर हम बात करें इसका उच्चारण अगर हम पढ़े तो ऑल आता है, क्या आता है? ऑल, ठीक है, ऑल, है ना। तो अगर ब्यूट है तो ब्यूटेनॉल, प्रोप है तो प्रोपेनॉल, है ना, एथ है तो एथेनॉल, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ऑल आना चाहिए। तो नॉन, ये तो कीटोन समूह है, ये तो कट गया भाई। ब्यूटेनोइक अम्ल, ये आपका नोइक अम्ल यानी COOH वाला बात है, यहाँ पे हमको OH का बात कर रहा है, तो ये भी कट गया। ब्यूटेनल, ये आपका एल्डिहाइड का है, ये भी कट गया। तो ब्यूटेनॉल जो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे, ब्यूटेनॉल। इसमें क्या होगा? ये कार्यात्मक समूह है। आप लोग को हम चैप्टर 4 पढ़ा रहे थे जब एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से बताए थे। आगे देखो, यौगिक CH3 और CH2 CHO का नाम है, ठीक है। इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा नाम है इसमें। तो देखो C के गो है बाबू, 3 गो है। सबसे पहले देखो C 3 गो है, और आप लोग को हम पढ़ाए थे, सबसे पहला नंबर पे मेथ, दूसरा नंबर पे एथ, तीसरा नंबर पे प्रोप, ठीक है। तो तीसरा नंबर पे प्रोप आएगा, क्या आएगा? प्रोप। अब यहाँ पे आ गया प्रोप, अब देखना है कि कौन सा आएगा, प्रोपेनॉन आएगा, प्रोपेनॉल आएगा, प्रोपेनल आएगा, क्या आएगा? तो CHO किस में आता है? एल्डिहाइड में आता है। किस में आता है? एल्डिहाइड में, ठीक है। एल्डिहाइड का जो उच्चारण होता है क्या होता है? अल से होता है। तो देखो अल कहाँ पर है? प्रोपेअल, प्रोपेनल, नॉन तो होगा नहीं भाई, नॉल तो होगा नहीं, नल इत तो होगा ही नहीं, इत तो होगा नहीं, प्रोप से स्टार्ट है, तो प्रोपेनल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं उनको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो ये बड़ी आंत में होता है बच्चों, याद रखेंगे। आहार नली की किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? देखो छोटी आंत में जो पच गया, जो नहीं पचा वो बड़ी आंत में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बड़ी आंत। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने उल्टा बता दिया, सबसे पहले बड़ी आंत ना होता है ऊपर में, बाद में आना होता है छोटी आंत, है ना। तो बड़ी छोटी आंत इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। छोटी आंत, आहार नली के किस भाग में जो होता है अंतिम पाचन होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है बच्चों? तो ये आपका होता है फेफड़ा और एल्वियोली में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ों में होता है, ये तो आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको मस्तिष्क में बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ठीक है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, ठीक है। ये जो आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो ये जो है गलत है मेरे बच्चे। मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, ये नहीं है, ये आगे का मस्तिष्क होना चाहिए। और श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, ये सही कह रहा है, ठीक है। ये तो सही बता रहे हैं यहाँ पर, दूसरा नंबर। और लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क या मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। जितना भी होता है ना, रक्तचाप होता है, उल्टी होता है, जो अचानक आता है, ये मेडुला नियंत्रित करती है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 3 भी राइट हो जाएगा। और सेरिबेलम शरीर की मुद्रा को और असंतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये तो करता है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें देखे, दूसरा और तीसरा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी इसमें आपको बताना है, मतलब कि जो सही नहीं है, ठीक है, जो नहीं है, मिसमैच है। देखिए इंग्लिश में क्या बोला है? मिसमैच। देखो बच्चे कुछ हिंदी में नहीं समझ पाएंगे तो इंग्लिश में समझ लेंगे, ठीक है। कौन सा जो है किन मिसमैच पेयर है, ठीक है। तो एड्रेनालाइन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये तो नहीं है, यही लग रहा है गलत है। टेस्टोस्टेरोन विरिसन, ये सही है भाई। एस्ट्रोजन अंडाशय, ये भी सही है ना, मादा में। और इसके बाद थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए बच्चे, एड्रेनालाइन जो है ये यहाँ नहीं होता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रवित होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रवित नहीं होता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रवित होता है। तो ये गलत है मेरे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। आगे देखते हैं हम लोग। एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग हैं,
तो क्या है, तो एक फूल में नर और मादा युग्मक जो है उत्पन्न करने वाले भाग क्या है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा पुंकेसर और परागकोश नहीं, तंतु और वर्तिकार्क नहीं, परागकोश और अंडाशय, ये सही है, परागकोश और अंडाशय इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अमीबा स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि, ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये तो आप लोग को पता है, ठीक है, और इस पे गायरा भी इष्ट और प्रजनन की एक सामान्य विशेषता क्या है, तो ये जो है ना अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ये जितना तीनों हैं ये अलैंगिक जनन करते हैं, ये लैंगिक नहीं है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 17 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। मतलब कि ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा लक्षण है जिसको अर्जित किया जाता है, मतलब कि एक्वायर्ड किया जाता है लेकिन विरासत में उसे नहीं दिया जाता है, हेरिडिटी में नहीं मिलता है। तो आंखों का रंग, ये तो हेरिडिटी में मिलता है भाई, ठीक है, और त्वचा का रंग है ना, आपका कलर जो है, आपके माँ बाप का कलर है वो आपका भी कलर आ सकता है, तो ये भी हेरिडिटी में मिल जाता है, ठीक है, विरासत में मिलता है। और बालों की प्रकृति भी आप लोग का है ना, अगर बाल क्या बोलेंगे, किसी का खड़ा खड़ा है, किसी का गुच्छा गुच्छा है, तो उस तरीके से भी बाल बच्चा में वो इसी तरीके से आता है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चे शरीर का जो आकार है ना, ये विरासत में नहीं मिलता है, ये क्या है, अर्जित किया जाता है। आप जितना खाओगे, जैसे हो सकता है आपके माता पिता जो हैं वो योगा अच्छा से करते हैं और वो तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, मैगी खाते हो, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो और मोटा कर लेते हो। तो ये अर्जित किया जा सकता है, अपने शरीर को कम ज़्यादा किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। बाकी आंखों का रंग, जो त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, ये हेरिडिटी होता है, ये विरासत में मिलता है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये विरासत में नहीं है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा, याद रखेंगे, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। ये तो सही है भाई, है ना, 0.25 मीटर होती है उत्तल लेंस, और डायोप्टर जो है प्लस में है, ठीक है। उत्तल लेंस में याद रखिएगा डायोप्टर प्लस में होगा, माइनस में तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा इधर, ठीक है, ये सब कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, डायोप्टर जो हो प्लस में होना चाहिए क्योंकि ये धनात्मक होता है। इसमें फोकस दूरी, डायोप्टर जो लेंस की जो शक्ति होती है वो प्लस में होता है। आगे बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा, ठीक है। तो किस में जो है अनंत पर रखी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनेगा, फिगर बनेगा, वो छोटा और बिंदु आकार का बनेगा। तो अवतल दर्पण में भी बनेगा, ठीक है, अवतल दर्पण में भी बनेगा, और उत्तल दर्पण में, अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, सभी में बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखो बच्चा कि 2 मीटर से अधिक दूरी पर अगर वस्तु को वो नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब कि वो निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित व्यक्ति है। किससे है, निकट दृष्टि दोष से, ठीक है, निकट दृष्टि दोष हुआ है उसको, यानी कि वो निकट की वस्तुएं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्षमता निकालने के लिए, यानी कि पी निकालने के लिए बोल रहा है, और पी का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। f कितना दिया बच्चों, यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 है जाएगा, है ना, 0.5। अब देखो यहाँ पर जो है निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है, यानी कि इसको अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगा। और अवतल लेंस में मेरे बच्चे जो इसका जो लेंस की क्षमता निकलता है वो माइनस में निकलता है, तो -0.5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पर है -0.5, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया, कैसे हम लोग माइनस और प्लस किए। अभी देखो यहाँ पे प्लस में भी आंसर था, माइनस में भी था, लेकिन माइनस में कैसे निकाले, जब वो दूर की वस्तुओं को साफ रूप से नहीं देख पाता है तो मतलब कि उसको निकट दृष्टि दोष है, वो अवतल लेंस का प्रयोग कर रहा है। अवतल लेंस का जो फोकस होता है, जो लेंस की क्षमता होती है, वो आपका माइनस में निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होती है, तो इसमें से आपको बताना है मेरे बच्चे, परिवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, अपवर्तन होता है, हाँ, विक्षेपण, आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और आंतरिक परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल।
1/5 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पार्श्वक्रम में संयोजन करना पड़ेगा। तो 5 गो प्रतिरोध है बाबू, और पांचों प्रतिरोध कितना है 1/5 1/5 1/5 है। ठीक है, तो हमारा पार्श्वक्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 है ना, इस तरह होगा है ना, प्लस 1/r4 और 1/r5 R5। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे जो R का मान दिया 1/5 दिया हुआ भैया। ठीक है, R का मान जो दिया हुआ 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको बैठाते हैं 1/r और ऐसे 1 एक बटा ऊपर वाला बटा और नीचे 1/5 बैठाएंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। बात समझ में आया कैसे हम लिख रहे हैं इसको। तो R1 आपका 5 हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा 5 फिर 5 4 को हो गया और एक 5 को हो गया। 5 हम क्यों लिख रहे हैं ऊपर, क्योंकि 1/5 है ये, अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/r का वैल्यू जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो r बराबर हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r बराबर 1/25। तो r बराबर 1/25 ओम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि पदार्थ बदल दिया जाए, तापमान बदल दिया है, प्रतिरोध का आकार बदल दिया है, पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोध नहीं बदलती है ना। पदार्थ बदल जाए तो प्रतिरोध बदल सकती है, तापमान भी बदल सकती है, लेकिन प्रतिरोध का आकार अगर बदल दिया जाए तो प्रतिरोध नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। गलत कथन को चुनना है इसमें। ठीक है, गलत कथन को चुनना है। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा के दिशा का जानने का एक सरल नियम है। ये तो भाई सही बोल रहा है। दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी सही कह रहा है। प्रत्यक्ष और प्रत्यवर्ती धाराओं है ना के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है। प्रत्यक्ष धारा जो है डायरेक्ट जो है वो आपका एक दिशा में है, और जबकि प्रतिवर्ती धारा जो समय समय में दिशा क्या होती है, उलट देती है। ठीक है, ये भी सही कह रहा है। भारत में AC जो प्रतिवर्ती धारा है वो 1/50 सेकंड में दिशा बदलती है ना, ये गलत कह रहा है। ठीक है, 1/50 में सेकंड में नहीं बदलती है। ठीक है, ये कब बदलता है मेरे बच्चे, तो प्रति सेकंड में है 50 बार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, प्रति सेकंड जो है 50 बार अपनी दिशा बदलती है, यानी कि ऐसा होना चाहिए 1/50 का आधा। ठीक है, 1/50 का आधा होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये गलत उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। घरेलू उपकरणों में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है। अर्थिंग, फ्यूज का उपयोग, स्टेबलाइजर का उपयोग, इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग। तो देखो घर में क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी ओवरलोड हो जाता है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा, ना कि हमारा घर का वायरिंग खराब होगा, ना कि घर का हमारा पंखा उड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा, फ्यूज जोड़ देंगे फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए फ्यूज का सबसे अच्छा उपयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, 2 सवाल और बचे हुए मेरे बच्चे। ठीक है, और आप लोग को मैं बता देता हूं कि डेली क्लास जो है 7 बजे, जी हाँ डेली क्लास जो है 7 बजे लाइव जो है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे होता है। तो आप लोग जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास करेंगे, जितने से ज़्यादा जुड़ेंगे मेरे बच्चे, और आप लोग अपने दोस्तों को भी बता देंगे, जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, कि क्लास जो है मिशन 2 पर डेली शाम 7 बजे चलती है। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट का मेरे बच्चे जितने भी अभी और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है, सभी का सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, क्या है, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है मेरे बच्चे। तो ये आपका अगर हम देखें इसमें, तो संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये सही है। ठीक है, संग्रहित जल जो होता है स्थितिज ऊर्जा को है ना क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, वो विद्युत एनर्जी में है ना, किसमें, विद्युत में क्या करता है, चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक को से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उत्पादक कहा जाता है मेरे बच्चे। क्या कहा जाता है, उत्पादक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करके उन्हें क्या कहा जाता है, तो उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट सवाल मेरे बच्चे इस वीडियो का,
क्या दिया गया है, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है। तो वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों का शामिल करना, ठीक है। उसके बाद बोला है वन संरक्षण समुदायों में समुदाय की अनदेखी करना, ना यह अनदेखी तो गलत हो जाएगा। विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों का काटना, ना ऐसा था क्या चिपको आंदोलन में वृक्ष को काटना, नहीं, बचाना था ना जी। सरकारी एजेंसियों को वनों के वृक्षों को नष्ट करके आदेश देने का निर्विवाद अधिकार है, गलत है ये। तो वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों को क्या करना, शामिल करना, ये महत्वपूर्ण संदेश है चिपको आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का 30 सवाल जो मॉडल पेपर जो जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, उसका सॉल्यूशन। इसके बाद का जो आप लोग का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे बच्चे, इसका भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे कराया दिया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। जैसे ही वीडियो आता है तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लेंगे और याद करेंगे। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स सो मच।